बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बैरिस्टर सैफ का एक दावा है। बैरिस्टर सैफ जो है वो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का हिस्सा है, उनकी कैबिनेट का हिस्सा है। और उन्होंने दावा किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएँ। ये वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं, ये चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन देखें, मियाँ साहब का अपना एक स्टेटमेंट भी आया जिसमें उनकी फ्रस्ट्रेशन शो हो रही थी। मियाँ साहब कह रहे हैं कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं, सारे इदारे इकट्ठे हो जाएं। ये वही नवाज शरीफ है जो कल तक कहते थे मुल्क के सारे मसाइल का हल मेरे पास है। ये वही नवाज शरीफ है जो ये कहते थे कि मेरी बेटी भी बहुत अच्छी, मेरा भतीजा भी बहुत अच्छा, मेरा भाई भी बहुत अच्छा, मैं भी बहुत अच्छा और मेरा समधी भी बहुत अच्छा, मेरा पूरा ख़ानदान मिलके पाकिस्तान को बेहतरीन कर देगा और हम पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन अब उस नवाज शरीफ को सांस चढ़ गया है। नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशानी इस तरह भी दिखाई दे रही है कि यानी अब वो चाह रहे हैं कि सारे ही बैठ जाएं, यानी ये मलबा मेरे अकेले के ऊपर ना गिरे, सब के ऊपर गिर जाए। शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी पॉलिसी अलग है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनकी पॉलिसी अलग है। लेकिन बैरिस्टर सैफ का दावा सामने आया कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ बैरिस्टर सैफ का ये स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब ने सेम टाइम में एक स्टेटमेंट दे दिया। और इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो है नवाज शरीफ के बारे में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो जेल में बैठे हुए हैं। बैरिस्टर साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ को इमरान खान की शक्ल में अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। दोनों भाई ज़ाती और सियासी मफाद के लिए लड़ रहे हैं और इमरान खान किसी भी डील पर नहीं है, अवाम के लिए डायलॉग पर यकीन रखते हैं। वरना और ना वो मैंडेट चोरों के साथ कोई मुज़ाकरात करेंगे और ना ही डील करेंगे। नवाज शरीफ मफामत करना चाहते हैं और चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ को इस वक्त मफामत चाहिए, शहबाज शरीफ को इस वक्त सियासी तनाव में अपनी खैर नज़र आ रही है और शहबाज शरीफ किसी सूरत नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। उनके इंटरनल मामला चल रहे हैं। लेकिन ये तो अब दिखाई दे रहा है या समझ आ रही है कि नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश है कि किसी तरह इमरान खान साहब टेबल पर आ जाए मुज़ाकरात की। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब खुद कह दें वो ये चाहते हैं, यानी उनकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब अपने मुंह से कहें कि यार मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ ताकि फटाफट रास्ता खुले। लेकिन जब भी उनकी तरफ से, PMLN की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुज़ाकरात की ख्वाहिश आती है तो इमरान खान साहब लात मार देते हैं। और वजह यह है कि इमरान खान साहब कहते हैं मेरे मैंडेट के ऊपर बैठ के मेरे साथ कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं, सीटें सारी मैंने जीती हुई हैं, ये इनके ऊपर ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, तो मेरा माल चोरी करके और फिर ये कहते हैं और चोरी के माल के ऊपर मुज़ाकरात कर लें, वही पहले चोरी का माल वापस करें। अब इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा बातचीत के लिए हमेशा से तैयार हूँ, लेकिन फैसला करने वालों से बात होगी जो फैसले कर सकते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान साहब सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, 9 मई ख़त्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़त्म हो जाएंगी। तहकीकात करना है तो 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जब भी मुज़ाकरात की बात होती है 9 मई का शोर मचाते हैं। बातचीत के लिए हमेशा से तैयार है, फैसले करने वालों से बात होगी। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी और अगर मैं ना भी बन सका तो कोई बात नहीं। यानी इमरान खान की आप सोच देंगे, वो कहते हैं बन गया अगर मैं चांसलर तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। आज भी वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा अगर ना बन पाया तो कोई बात नहीं, खैर है। तो पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख में इस मुकाम तक कोई नहीं पहुंचा जहां तक इमरान खान साहब ने क्लेम किया कि मैं पहुंचूं। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट मैं हूं, 2 अस्पताल बनाए हैं, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, एक और यूनिवर्सिटी भी बन रही है। इमरान खान ने कहा अब ये वो बात है जो नवाज शरीफ के बारे में इमरान खान साहब ने की है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब वो कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हो जाए, किसी तरह अंगेज हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक मुफाहमत हो, सारे रल के कोई नया इलेक्शन किसी और तरफ जाएं। ये मलबा हमारे ऊपर जितना पड़ गया है वो तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना इनका। और अभी हुकूमत की प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है और हुकूमत के अपने बंदों ने दी है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपके सामने रखूंगा कि हुकूमत का जिनके ऊपर इन्हिसार था उन्होंने हुकूमत को कैसे अभी पूरे पोल इनके खोल दिए कि एक्चुअली हुकूमत करने क्या जा रही है। इमरान खान ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियां होने जा रही हैं नवाज शरीफ के हवाले से। एक एंट्री उस यू टर्न की होगी जिसमें वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया और फिर बूट को इज्जत दे दी गई। नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो कहते रहे, फौज और मार्शल लॉ पर तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने फौज को जितना बुरा भला कहा किसी ने नहीं कहा। एहसन इकबाल ने पहली मरतबा हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के बारे में बताया। एहसन इकबाल ने फौज से मुताल्लिक कहा था यह रियासत के अंदर रियासत है। एहसन इकबाल ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है, बर्मा।
अच्छा, एहसन इकबाल के बारे में एक बड़ी क्लियर चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। लोग शायद इस गलतफहमी है कि नारोवाल के NA 76 से शायद एहसन इकबाल जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्नल जावेद कालू साहब हैं वहाँ पे और इन्होंने एहसन इकबाल साहब को शिकस्त दी है। इन्होंने 2005 और 2001 में, यानी ये पहले भी इनको शिकस्त देते रहे। 2002 के इलेक्शन में भी इंतखाबात लड़के शिकस्त दी थी और अब इन्होंने ये जो इंतखाब हुआ है इसमें एहसन इकबाल को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। और जो वोटों की गिनती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एहसन इकबाल साहब को कितने वोट पड़े थे। एहसन इकबाल साहब को पड़े थे जी 1,13,732 वोट, जबकि कर्नल जावेद कालू को पड़े थे 1,29,532 वोट। लेकिन हुआ क्या, एहसन इकबाल को फॉर्म 47 के ऊपर, जाली के ऊपर जितवा दिया गया। अब एहसन इकबाल साहब और उनके फैमिली मेंबर जो है वो आजकल शेखुपुरा में बहुत दिखाई देते हैं। उसका रीज़न पता क्या है? ये शेखुपुरा में एक जगह पे कहते जाए इनका वो जेब कट गई है एहसन इकबाल साहब की, थोड़ी दिन पहले खबर भी आई थी। तो ये शेखुपुरा ज़्यादा आ जा इसलिए रहे कि वहाँ पे हल्कों पे कब्जा कर रहे हैं। एहसन इकबाल को पता चल गया है कि नारोवाल में मैं कुछ कर नहीं सका, नारोवाल के लोग मेरे से मुतनफ़र हो गए हैं। नारोवाल में मैं पिछले दोनों इलेक्शन धांधली के साथ जीता हूँ और मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ पे जाली फॉर्म 47 के ऊपर इस मरतबा भी सीट ली है, लिहाजा आइंदा मैं कभी वहाँ से जीत नहीं पाऊँगा। जब भी कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ या नॉर्मल इलेक्शन भी हुआ तो धांधली के बावजूद जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो अब वो शेखुपुरा के अंदर कोशिशें कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई पींगी चढ़ जाए और वहाँ पे इनको इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। बहरहाल ये तो एहसन इकबाल साहब की बात बीच में आ गई। तो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दूसरी एंट्री होगी ना नवाज शरीफ की, वो होगी जी कि चारों अंपायरों को साथ मिलाकर नवाज शरीफ साहब खेले, फिर भी हार गया। यानी नवाज शरीफ 4 अंपायरों को, अब ये 4 अंपायर मैंने नहीं आपको बताने, 2 तो आपको बता देता हूँ। एक वो कादी फायदी साहब को कहते हैं, एक वो कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये 2 अंपायर तो हो गए, बाकी 2 भी आपको इमरान खान साहब खुद ही बताएंगे कि किन के बारे में वो कहते हैं। तो 4 अंपायर हैं, उनके साथ इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ मिलकर खेला, उनको साथ मिलाकर खेला, फिर भी हार गया। दूसरी पार्टी को मैच खेलने ही नहीं दिया गया, बल्ला भी छीन लिया उनसे। उनको जब मालूम होता है कि हमारी कोई बात चल रही है तो उनको 9 मई याद आ जाता है, फिर मुतालबा कहते हैं 9 मई पर माफ़ी मांगे। नवाज शरीफ को जिताने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए, 74,000 वोट नवाज शरीफ को जितवाने के लिए डलवाए गए। ये जो यास्मीन राशिद साहबा वाला इलेक्शन है। इमरान खान ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई की हुकूमत से बात चल रही है, बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। बात उनके साथ होगी जो फैसले की काबिलियत रखते हैं, उनसे बात करना, इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करना है। यानी जो सियासतदान है, ख़ासतौर पे PMLN, वो पीपल्स पार्टी और MQM के बारे में ये सोचते हैं इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कि इन्होंने क्योंकि मैंडेट चोरी किया हुआ है तो डाकुओं के साथ क्या बात करें लूट मार के बारे में, तो इनके डाके को तस्लीम करना है। इसका मतलब तो ये है। हमारे 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, आपने याद रखना और इसका इंपैक्ट भी आएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर 3 चीज़ें हैं जिन पे 8 सितंबर का जलसा करने जा रहे हैं। हर जलसे का तहरीक का कोई मकसद होता है ना, तो उन्होंने 3 मकासद बताए। एक, उन्होंने कहा कि जी चोरी किया हुआ मैंडेट PTI को वापस किया जाए। गिरफ्तारियों और केसेस वाला मामला वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जो चोरी किया हुआ मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो वापस किया जाए। दूसरा, कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलानी है। ये जो माफिया का कब्जा है पाकिस्तान के ऊपर या कब्जा ग्रुप का, उससे हकीकी आज़ादी वापस लेनी है। 2 ये। तीसरा जो मकसद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके असरात भी होंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया है। कादी फायद ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन कादी फायद ईसा साहब को क्या वाकई लाया जा रहा है? तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट इकट्ठे हो गए इस बारे में। राणा सनाउल्लाह साहब का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसी बात नहीं है, कादी साहब नहीं आ रहे। और उन्होंने कहा कादी फायद ईसा साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। और यही बात जो है, इससे मिलती जुलती बात आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है उन्होंने भी कही। उन्होंने कहा कादी फायद ईसा साहब एक्सटेंशन लेने में दिलचस्पी नहीं रखते, तो वो एक्सटेंशन लेकर नहीं आ रहे, लिहाजा ये बात करना बंद कर दें। राणा सनाउल्लाह साहब भी ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन जब इसी हुकूमत से पूछा जाता है कि अगर काजी फायद ईसा एक्सटेंशन नहीं ले रहे तो आप मंसूर अली शाह साहब को नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे? कादी साहब को तो 3-4 महीने पहले आपने लिख कर दे दिया था कि जी आप अगले चीफ जस्टिस हैं, ये ले पकड़े पेपर। तो मंसूर अली शाह साहब के लिए तो अब 1.5 महीना रह गया पीछे, तो आप 1.5 महीना पहले क्यों नहीं मंसूर अली शाह साहब को भी लिख कर दे देते कि जनाब आप अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं,
लेकिन उन्हें नहीं लिख के दिया जा रहा या उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। तो वजह यह समझ आ रही है कि कादी फायद ईसा साहब ये कहते हैं कि जनाब आप एक काम करें, एक्सटेंशन मैंने नहीं लेनी क्योंकि एक्सटेंशन इस मुल्क में गाली बन गई है। जिसने भी इस मुल्क के एक्सटेंशन लिया ना उसकी टका के लतरौल हुई है। ये आप तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंशन लेकर जाने वाला बंदा चाहे वो किसी महकमे में, किसी इदारे में, कहीं पे भी हो, वो मुंह काला करके ही गया है इस मुल्क में। खुशी खुशी मुझे कोई शादो नादरी कोई मिसाल होगी। ज्यादातर जो एक्सटेंशन लेकर गए हैं ना वो बदनामी के साथ गए और गुमनामी के साथ नहीं जा सके। तो अब कादी फायद ईसा साहब भी डरे हुए हैं कि एक्सटेंशन ले ली तो पहले ही इतना सारा कुछ हो रहा है, नया ही ना कट्टा खुल जाए। तो कादी साहब कह रहे हैं जी एक्सटेंशन नहीं लूंगा, जो मुबैना तौर पे खबरें आ रही। साकिब बशीर साहब को मैंने ये कहते हुए सुना, उन्होंने कहा जी कादी साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते हो, कहते नहीं एक्सटेंशन मैं नहीं लूंगा। हाँ, अगर आप जजों की उम्र बढ़ा दें या उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें तो उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई मेरा दाव लग जाए, यानी उसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यानी मुद्दत ही जब बढ़ गई तो मजबूर हूँ जी, मैं तो बड़ी जज ही रहूँगा। तो अब ये कादी साहब कह रहे हैं, इसको ज़रा आप समझें। नसीम सिद्दीकी साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कादी साहब में और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं रहा। शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। तो कादी साहब कहते हैं मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, उम्र बढ़ा दें तो मजबूरी है। तो ये उस नहज पे आकर खड़े हो गए। लेकिन क्या हुकूमत पे एतबार करना चाहिए और PTI या बाकी अपोजिशन जमातें या अवाम उन पे एतबार क्यों नहीं कर रही? वजह यह है कि इस हुकूमत ने जो जो कहा उसको उलट करके दिखाया। पाकिस्तान में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, दावे इनके कुछ और होते हैं। इमरान खान की हुकूमत गिराई, ये कह रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इकॉनमी को ऐसे वैसे, कुछ भी नहीं कर पाए, उल्टा बेड़ा गर्क किया इन्होंने हर चीज़ का। तो इनसे कोई बात नहीं है कि ये नंबर पूरे करके किसी भी वक्त गेम डाल के कुछ भी खेल खेल के तो ये कादी साहब को एक्सटेंशन दिलाने के चक्कर में कोई कानून ही बदल दें, आइन में तरमीम कर दें। लेकिन अभी ये लोग अपने मुंह से ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर कौमी असम्बली में ये बार धाड़ कर भी लेते हैं, इधर से मार उधर से मार, वो PTI के बंदे छीन, कोई बंदे जिनको ज्वाइनिंग रुकवाई हुई है उनसे वोट ले ले, वो कुछ भी करके फजलुर रहमान साहब को बनाने की कोशिश भी करें। ये अगर कौमी असम्बली में कर भी लेते हैं ना तो सेनेट में इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। सेनेट में ये 2/3 अक्सरियत रखते ही नहीं है, क्योंकि सेनेट में 2/3 होगी तो दोनों हाउसेज से फिर कानून पास होकर बिल बनेगा। तो सेनेट में है नहीं 2/3 अक्सरियत, तो फजलुर रहमान साहब इनको अभी बाजू नहीं पकड़वा रहे, अब तक की इतला के मुताबिक तो नहीं पकड़वा रहे, अभी तक वो इनसे दूर है। एक और खबर है जी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब वाला जो केस है ना वो अब ज़ुबान ज़द आम है। और ये मामला आपको याद होगा कि जब ये मामला सबसे पहले उठाया गया था तो हमारे कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ दानिशवरों ने, कुछ सियासतदानों ने और कुछ वकीलों ने ये मामला सारा उठा के सोशल मीडिया के ऊपर फैला दिया था कि जी इनकी जाली डिग्री है। और इसके ऊपर एक नोटिस हो गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बैठ गया था पहली दफ़ा तारीख में, जिसमें सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ही नहीं थे, बाकी सारे जजेस साथ के साथ मौजूद थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक वो उसकी सरबराही कर रहे थे, सारे जजेस उसमें बैठे हुए थे। वो जो केस था वो गर्मियों की छुट्टियों से पहले लगा था, उसके बाद लगा ही नहीं, और अब वो केस दोबारा 19 सितंबर के लिए लग गया है। लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स और सामने आए हैं और वो ये आए हैं कि प्रोफेसर रियाज अहमद साहब जिनको इस केस से मुतालिक उठाया गया, गिरफ्तार किया गया या हिरासत में रखा गया या अगवा किया गया, वो अगर सिंडिकेट की मीटिंग में चले जाते तो क्या होता? वो अगर सिंडिकेट की मीटिंग में चले जाते तो ज़राए ये बताते हैं कि एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आने की वजह से जो कार्रवाई डाली गई है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ, वो कार्रवाई ना डाली जा सकती। दूसरा एक और सवाल, चंद लोगों से मेरी भी बात हुई है, मीडिया में ये खबर छपी भी है और अब तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि एक्चुअली क्या उनकी डिग्री जाली है तारिक महमूद जहांगीरी साहब की। तो जो यूनिवर्सिटी के ज़राए वो बताते हैं कि डिग्री जाली नहीं है, मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक UFM का है। तो UFM जो है वो इसको कहते हैं कि अनफेयर मीन्स या अनफेयर मिसकंडक्ट, इसको कहते हैं UFM। यानी मैं आपको आसान करता हूँ, आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई स्टूडेंट नकल करते हुए पकड़ा गया, कोई स्टूडेंट है जिसने टीचर के साथ बदतमीजी कर दी, कोई स्टूडेंट है उसने बदज़बानी कर दी या कोई और मिसकंडक्ट कर दिया, तो उसके ऊपर जो एक केस बनाया जाता है ना उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं UFM। तो ये UFM का एक केस बनाया गया था और 35 साल के बाद इसको खोल दिया गया। डिग्री जाली नहीं है,
यूएफएम का एक केस है जिसको खोल दिया गया 35 साल के बाद, और हैरत की बात यह है जिस आदमी के खिलाफ खोला गया उसको सफाई का मौका ही नहीं दिया गया। तो अदालत में जाके जितने भी सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मामला अदालत में जाएगा और ये एक तरफ हो जाएगा, जज साहब का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। और अगर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो एक ही है, वो है इस्लामाबाद के 3 हलके। क्योंकि आमिर फारूक साहब के बाद जो स्टे है वो ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, अल्टीमेटली एक दिन खत्म हो जाएगा। और जब दोबारा अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उस केस को सुना तो याद रखिएगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर पीएमएलएन की ये 3 सीटें चली जाएंगी। और अगर पीएमएलएन की ये 3 सीटें चली गई तो इसका मतलब है कि पीएमएलएन पाकिस्तान में अपनी हुकूमत की जो थोड़ी बहुत लिजिटिमेसी है या थोड़ी बहुत उनकी एक्सेप्टेंस है वो खो देगी और फारग हो जाएगी पीएमएलएन हमेशा के लिए। तो ये नाज़रीन चीज़ें हैं जो मैंने अब तक आपके साथ शेयर करनी थी। एक चीज़ आपको सिर्फ मैं जाते जाते बता देता हूँ कि कैसर बंगाली साहब जो हुकूमत के एक बड़े ख़ास आदमी, हुकूमत की मदद करने वाले, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए अपने ओहदों से। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक और बात भी कही, उन्होंने कहा जी मेरी मदद चाहिए होगी, मैं मदद करने के लिए फिर भी आऊँगा, मुल्क के लिए मैं हमेशा मदद करूँगा। लेकिन उन्होंने सख्ती से कहा कि इस्लामाबाद के अंदर किसी को परवाह नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा ये मुल्क बचाना चाहते हैं। यानी जो उन्होंने तासुर दिया कि लगता ही नहीं है कि मुल्क इतनी मुश्किल में, इस्लामाबाद जाएं तो अय्याशियां चल रही हैं। अब उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी हमें कर्जे नहीं मिल रहे, और जो कर्जे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने मुल्क के नहीं लेना चाह रहे, वो हम कर्जे उतारने के लिए कर्जे लेना चाह रहे हैं, सूद उतारने के लिए कर्जे लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी कर्जे नहीं दे रहे, वो तो रोल ओवर भी नहीं कर रहे, और हमें IMF भी कर्जे नहीं दे रहा, कोई भी हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता, हम अपने इदारे असासे बेचना चाहते हैं, कोई खरीदार नहीं है, कोई खरीदना नहीं चाह रहा, हम दिवालिया हो चुके हैं, मुल्क दिवालिया हो चुका है, ये उन्होंने जुमला बोला है। और ये कौन है? गवर्नमेंट की टीम का हिस्सा, एक दिन पहले रिजाइन किया। वो कह रहे हैं प्रैक्टिकली मुल्क दिवालिया हो चुका है और कर्जे सिर्फ कर्ज वापसी के लिए हम ले रहे हैं, गैर मुल्कियां कंपनियां पाकिस्तान से भाग रही हैं। ये जनाब पोल खोल रहे हैं हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग, जो मुख्तलिफ ओहदों में बैठे हुए लोग हैं, और ये ऑफ द रिकॉर्ड तो सारे ही कहते हैं, हम उन्हें कोट नहीं कर सकते। रोजाना कितने लोग जो सिस्टम में काम करते हैं वो हमारे साथ रब्ता करते हैं, इदारों में महकमों में काम करते हैं वो हमारे साथ रब्ता करते हैं, वो बताते हैं कि हमने घुन की तरह खा लिया इस मुल्क को, बेड़ा गर्क कर दिया सिर्फ इमरान खान की जिद में और अपनी अना के चक्कर में, कि इमरान खान को फिक्स करना, उसको फिक्स करने के चक्कर में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। कुछ और खबरें अगले वीडियो में आपको बताता हूं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।